गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। अच्छा, पिछली क्लास में हम लोगों ने 1.2 के क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट कर लिया था। आप लोगों ने उसको कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब चलेंगे हम उससे आगे। अब मुझे एक बात बताओ, उसमें जो बेसिक था वो आपने अच्छे से समझ लिया। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ये सब आपको चेक करना आ गया। और अगर तीनों चीज़ें हो जाए तो रिलेशन इज इक्विवेलेंस, ठीक है। मेन बात यही है कि रिफ्लेक्सिव के लिए आपने क्या करना है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पर आ रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 8, दैट इज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा रिमेनिंग पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 1.2, क्वेश्चन नंबर 8। हियर वी गो विद द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट है, शो दैट द रिलेशन देखना क्या लिखा उसने, इज कॉन्ग्रुएंट टू, ये रिलेशन का नाम है कॉन्ग्रुएंट। ये कॉन्ग्रुएंट वर्ड आपने सुना हुआ है 10th क्लास में, है ना। ट्रायंगल्स के बीच में कॉन्ग्रुएंट की प्रॉपर्टी होती थी, ये लगी हुई। अब कॉन्ग्रुएंट है तो डेफिनेटली सेट कौन होगा, ऑन द सेट ऑफ ट्रायंगल्स in the plane is an equivalence relation। ये हमें शो करना, सेट ऑफ द ट्रायंगल्स इन द प्लेन। यानी कि आपके पास क्या है, जरा मेरे साथ चेक करिए। आपके पास R और I must write here first, आपके पास A is the set of all triangles in the plane, ये हो गया। and what is R? R is set of triangles। मैं बच्चों इसको ना ऐसे नाम देता हूं, ट्रायंगल I, ट्रायंगल J, ठीक है। such that triangle I is congruent to triangle J, जिसमें ये दोनों ट्रायंगल्स कहाँ से उठाई गई, सेट A में से, जो ट्रायंगल्स की कलेक्शन था। आपने इसको इक्विवेलेंस शो करना है, तो आप स्टार्ट कर दो अब मेरे साथ जरा। ये देखिए, बिल्कुल बेसिक से चलेंगे हम। रिफ्लेक्सिव सीधा साधा उठाना है, आप मेरे साथ सीधा साधा उठाइए। रिफ्लेक्सिव कब होता है, R will be reflexive, R will be reflexive if triangle I सेम लेते हैं ना हम, it belongs to R for all triangle I belongs to A। अब आप एक बात सुनो, मैं सीधा आपको एक नया पॉइंट आज बताऊंगा। आप एक बात सुनो, ये R में तब जाएगा ना जब ट्रायंगल I के कॉन्ग्रुएंट होगा। मतलब since every triangle is congruent to itself, हर एक ट्रायंगल अपने ही कॉन्ग्रुएंट होती है, ठीक है। तो इसका मतलब ट्रायंगल I is congruent to triangle I, ठीक है। that implies triangle I belongs to R, hence R is reflexive। अब आप उठाइए अगला पार्ट, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में आप लेके चलते हो, मान लीजिए ट्रायंगल I, ट्रायंगल J बिलोंग्स टू R है, तो आपको प्रूव करना है ट्रायंगल J ट्रायंगल I बिलोंग्स टू R आएगा या नहीं। तो ट्रायंगल I ट्रायंगल J बिलोंग्स टू R का मतलब क्या बना, ट्रायंगल I इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल J। तो यहां से मैं रिवर्स कर दूं, दैट इंप्लाइज ट्रायंगल J इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल I। तो इसका मतलब क्या बना, ट्रायंगल J ट्रायंगल I बिलोंग्स टू R। तो आ गया ना, वही रिवर्स करके लिख दिया, क्योंकि जो दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं वो R में जा रहे हैं। तो हेंस क्या बन गया, ये देखो, आप तो ये लेके चले थे ना, आपको ये मिल गया उल्टे वाला। तो इट मींस हेंस R इज सिमेट्रिक। अब अगला टाइटल आप क्या देते हो, ट्रांजिटिव का। तो आप कैसे उठाओगे, अब दो ऐसे वाली ले लो, लेट ट्रायंगल I ट्रायंगल J बिलोंग्स टू R, ट्रायंगल J ट्रायंगल K बिलोंग्स टू R। तो हम प्रूव क्या कर देंगे, हम प्रूव ये कर देंगे कि ट्रायंगल I ट्रायंगल K बिलोंग्स टू R आ रहा है। देखो
जो एक पॉइंट मैंने आपको पहले रटवा दिया था कि इस ढंग से लिखा जा सकता है, आज मैं आपको एक नया पॉइंट बता रहा हूं। बस ये 2 पॉइंट में से जो अच्छा लगे वो करते जाओ, आपके क्वेश्चंस रेडी। तो अब ये देखो, नाउ आपने इसको लेट बोल दिया, दैट इंप्लाइज ट्रायंगल आई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल जे एंड ट्रायंगल जे इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल के। अब आई जे के कॉन्ग्रुएंट है, जे के कॉन्ग्रुएंट है, तो इसका मतलब आई किसके कॉन्ग्रुएंट हो गया? आई इज कॉन्ग्रुएंट टू के, सो दैट इंप्लाइज ट्रायंगल आई ट्रायंगल के बिलोंग्स टू आर हो गया ना। तो अब आप क्या लिख दोगे? हेंस आर इज ट्रांजिटिव, देयरफॉर आर इज इक्विवेलेंस। तो बोलो बच्चों, आज का क्वेश्चन समझ में आ गया? इजी था ना? तो सीधा पॉइंट है, कंडीशन जो आप लेके चलो उसे गेट पास दे दो, मतलब वो कंडीशन सेटिस्फाई करता होगा। जिसको आपने प्रूव करना है उससे कंडीशन सेटिस्फाई करवा लो। देखो अगला क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपके पास एक फंक्शन है, स्टेटमेंट ध्यान से देखना, f इज द फंक्शन फ्रॉम x टू y, ठीक है, और r इज द रिलेशन ऑन सेट x, जो डिफाइंड कैसे है? डिफाइंड बाय आर ऐसे ऑर्डर्ड पेयर की कलेक्शन जिसमें एफ ए इक्वल्स टू एफ बी है, ठीक है। तो आप क्या करोगे? ए और बी बच्चे वही एक्स में लाई करते हैं, तो आपने फिर से क्या शो करना है? इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये 9th क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, एज इट इज स्टेटमेंट लिख दी मैंने, ठीक है। तो अब मैं सॉल्यूशन पर जा रहा हूं, मैं रिफ्लेक्सिव लिखता हूं। देखो रिफ्लेक्सिव क्या है? रिफ्लेक्सिव में फिर वही स्टाइल, R will be reflexive if AA belongs to R. That means, ये देखो वही स्टाइल ले लिया ना जो मैंने आपको कल तक सिखाया था, that means FA is equals to FA। अब FA is equals to FA, ये तो बच्चों which is true, so therefore R is रिफ्लेक्सिव, क्योंकि वो कहता है आर रिफ्लेक्सिव तब होगा जब ए आर में जाएगा, मतलब एफ ए के इक्वल होगा, वो तो होता ही है, तो फिर तो रिफ्लेक्सिव हो ही गया ना। तो इट इज क्लियर। अब सिमेट्रिक, तो मैंने आपको वही वाला पॉइंट एक बार रिवाइज भी करा दिया। अब सिमेट्रिक में आप चाहो, अब जो आपको पसंद है वो लगाते जाओ। अब सिमेट्रिक में कैसे लेके चलूंगा मैं कहूंगा लेट ए बी बिलोंग्स टू आर। देखो अब मैं दूसरा वे लगा रहा हूं, बस ये 2 वे ही हैं और कोई नहीं है। लेट ए बी बिलोंग्स टू आर, प्रूव करेंगे बी ए, तो पहले ए बी बिलोंग्स टू आर है, जो है मतलब वो कंडीशन ले रहा है। जो प्रूव करना है, ये देखो मैं रफ में लिखता हूं, मुझे प्रूव करना है बी ए बिलोंग्स टू आर, तो मुझे क्या प्रूव करना होगा? एफ बी इक्वल टू एफ ए। तो अब मैं आपको साइड पे कंडीशन लिख के दिखाई जा रहा हूं, आपका नया मेथड भी रेडी हो जाएगा। सो दैट इंप्लाइज, यहां से घुमा दूं, एफ ए इक्वल टू एफ बी है, मतलब ए इज इक्वल टू बी, तो बी इज इक्वल टू ए, दैट मीन्स एफ बी इज इक्वल टू एफ ए। चेक करना आने की कंडीशन, अगर आ गई तो फिर मैं लिखना दूं कि बी ए बिलोंग्स टू आर, तो मैं हेंस क्या बोल दूं? हेंस सिमेट्रिक। तो बोलो अब ये टॉपिक आसान लग रहा है ना? अब आ जाओ अगले पॉइंट पर, मैं आपको ट्रांजिटिव भी दिखा देता हूं। ट्रांजिटिव में आप क्या लेके चलोगे? लेट ए बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है, एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। आप प्रूव क्या करोगे? ये लिखो साइड पर, आप प्रूव करोगे ए सी बिलोंग्स टू आर। अब ए सी बिलोंग्स टू आर के लिए आपको क्या प्रूव करना पड़ेगा? आपको प्रूव करना पड़ेगा एफ ए इक्वल टू एफ सी। ये कंडीशन है ना, जरा सामने की तरफ मेरे साथ ऊपर देखना। ए बी बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या बना? एफ ए इक्वल टू एफ बी। बी सी बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या बना? एंड लगा देता हूं यहां पर, एंड सिमिलरली एफ बी इज इक्वल्स टू एफ सी। जरा बच्चों एक काम करो यार, जरा इसको फ्रॉम 1 and 2 जरा बताना मेरे साथ, क्या बना? एफ ए एफ बी के इक्वल है, एफ बी एफ सी के इक्वल है, तो मैं दोनों आपस में कनेक्शन ना कर दूं, एफ ए इक्वल टू एफ सी। तो मैंने आपको यही तो कहा था, ये देखना जरा, यही नहीं बोला था? सो दैट इंप्लाइज ए सी बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव, और आर ट्रांजिटिव हुआ तो आपने तुरंत लिख दिया, क्या लिख दिया? हेंस आर इज इक्विवेलेंस। तो इस तरह से बच्चों आपने करना होता है। बोलो कैसा लग रहा है? आप इजी लग रहे हैं ना क्वेश्चंस? आओ अब 10th पे आ जाओ। अब 10th क्वेश्चन पर जाने से पहले मैं आपको एक नोट सिखाऊंगा, बस वो देख लेना। और एक बात और, ये लो वेरी इंपॉर्टेंट लिख देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप मेरे साथ एक बात चेक करो,
अगर R इज ऑन सेट n, नेचुरल नंबर के ऊपर रिलेशन हो, तो उस केस में हम लिखते हैं ए बी बिलोंग्स टू आर, दैट मीन्स ए इज रिलेटेड टू बी, ऑर्डर पेयर आ जाता है। ठीक है, जिसमें जेन्युइनली ए और बी कहां होते हैं, नेचुरल नंबर में। अब सुनना बच्चों से यही बात, ये रिलेशन मैंने लिया किस पर, एन पर। अब मैं रिलेशन ले रहा हूं, बट इफ आर इज रिलेशन ऑन सेट एन क्रॉस एन। अब एन में था नेचुरल नंबर ए एंड बी, एन क्रॉस एन में कौन होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। कौन होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। तो इस केस में कैसे रिलेशन में एलिमेंट बनेंगे, ए बी का सी डी के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनेगा और वो जाएगा आर में। तो इस तरह से पहचान बनानी है बेटे कि अगर सिंगल सेट के ऊपर होगा तो ऑर्डर पेयर भी ऐसे लिखा जाएगा, अगर सेट कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा तो उसका ऑर्डर पेयर ऐसे लिखा जाएगा, जिसके दो एलिमेंट ए बी और सी डी दोनों कहां से उठाए गए, एन क्रॉस एन से, जैसे अकेला ए और बी एन से है। तो यहां पे अकेले ए बी सी डी ये नेचुरल हैं, लेकिन ऑर्डर पेयर में लेंगे तो वो एन क्रॉस एन में है। इस तरह से आपने बात समझनी है कि जब रिलेशन किस पर हो, सुनिए, एन क्रॉस एन पर हो, तो एक एलिमेंट जो लेना है वो ए बी, दूसरा एलिमेंट सी डी, एक एलिमेंट होगा ये ऑर्डर पेयर। ठीक है, अब इसी पर बेस्ड है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। तो देखो बच्चों मेरे साथ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास स्टेटमेंट है इन एन क्रॉस एन, ये लिख दिया उसने सेट, इन एन क्रॉस एन शो दैट द रिलेशन डिफाइंड ऑन और डिफाइंड बाय ए बी आर सी डी, मतलब ए बी सी डी बिलोंग्स टू आर, इफ एंड ओनली इफ ए डी इज इक्वल्स टू बी सी। ठीक है, और शो करना है, शो दैट द रिलेशन डिफाइंड बाय दिस इज एन इक्वलेंस रिलेशन। ठीक है, तो मैं प्रूफ पर जा रहा हूं, सब बच्चे देखिए। हेयर आर इज ए बी सी डी, क्योंकि रिलेशन किस पर डिफाइन है, एन क्रॉस एन पर। ये देखिए सब बच्चे, किस पर डिफाइन है, एन क्रॉस एन पर। तो इसके अंदर के जो एलिमेंट्स आएंगे वो कैसे आएंगे, ऑर्डर्ड पेयर जैसे। दैट मीन्स ये तभी लाई करेगा व्हेन ए डी इज इक्वल्स टू बी सी। अब बच्चों ए डी इक्वल टू बी सी का मतलब समझना, मतलब पहला एलिमेंट चौथे के साथ और दूसरा एलिमेंट तीसरे के साथ कनेक्ट हो, तभी कंडीशन ट्रू होएगी या तभी ऑर्डर पेयर लाई करेगा। ऐसे समझते हुए आपने क्वेश्चन नंबर 10 को करना है। आई रिपीट, ए डी इक्वल टू बी सी। तो अब मैं पहली कंडीशन ले रहा हूं, रिफ्लेक्सिव। अब आप उठाना मेरे साथ, कैसे बोलना है मैं दिखा रहा हूं। R will be reflexive if same element AB is related to AB। ये लेते हो ना आप, सेम एलिमेंट। आप ऐसे बोलते थे ना सिंगल में, AA बिलोंग्स टू R, क्योंकि वो सिंगल डायमेंशन था। यहां ऑर्डर पेयर की सेंस में है, यहां पे कार्टेशियन प्रोडक्ट है। तो AB इज रिलेटेड टू AB, दैट मीन्स पहला चौथे का प्रोडक्ट, दैट मीन्स AB इज इक्वल्स टू दूसरे और तीसरे का प्रोडक्ट। अगर ये कंडीशन सही हो तो ये इसमें लाई करेगा। मेरी शब्द सुनना, अगर ए बी बी ए के बराबर हो तो ये लाई करेगा। आप कहोगे सर ये तो ट्रू है, हाँ ठीक कह रहे हो ना, विच इज ट्रू, क्योंकि ए बी इज इक्वल्स टू बी ए तो होता ही है। तो हेंस क्या बन गया, रिफ्लेक्सिव हो गया ना। तो दैट इज अ पॉइंट। अब आओ मेरे साथ ऐसे ही सिमेट्रिक बोलो, बड़ा आसान लगेगा आपको ये क्वेश्चन। कैसे बोलोगे आप सिमेट्रिक, आप बोलोगे आर विल बी सिमेट्रिक if ABCD belongs to R implies CD AB belongs to R। ठीक है,
तो अब मैं आपको सीधे तरीके से लेके जा रहा हूं। नाउ ए बी सी डी बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या बना? इसका मतलब बना पहला चौथा इज इक्वल्स टू दूसरा तीसरा। आप मेरे साथ ना रफ में इसका मीनिंग चेक करो। इसका मीनिंग क्या बनता है जो आपको चाहिए? सी डी ए बी से रिलेट, तो पहला चौथा इज इक्वल्स टू दूसरा तीसरा। जब आपका ये आ जाए इक्वल, ये लो मैं लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं, इट इज पहला चौथा इज इक्वल्स टू दूसरा तीसरा। जब ये आ जाएगा तो आंसर बन जाएगा। ठीक है, अब देखो, और मुझे लगता है ये आ गया। जरा लगाना जरा यहाँ पे, मैं यहाँ से ए डी इक्वल टू बी सी को, ये देखो जरा, इसको घुमा दूँ, सी बी लिख दूँ, और इसको घुमा दूँ, डी ए लिख दूँ, तो देखो ऊपर वाला पार्ट नहीं आ गया ये वाला। सो दैट इम्प्लाइज सी डी ए बी बिलोंग्स टू आर, हैंस सिमेट्रिक। तो बताओ बच्चों, मेन तो आपने वहीं से निकालना है, यहां से, और जो आंसर बनता है वो उसी से ही शेप बनानी है आपने, पार से नहीं लेना, बस। तो बन गया ना ये सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव में क्या लिखोगे? फिर वही बनाओ, ये लो आ जाओ मिलके बनाते हैं हम सब लोग। कैसे लिखोगे? आर विल बी ट्रांजिटिव if AB CD ordered pair belongs to R, CD EF ordered pair belongs to R implies, कौन सा? implies AB EF ordered pair belongs to R। ये आपको प्रूव करना है। तो आप यहां से उठाओ, ये देखो, नाउ लगा दो। ए बी सी डी बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या बना? पहला चौथा इज इक्वल्स टू दूसरा तीसरा। सिमिलरली सी डी ई एफ बिलोंग्स टू आर, क्या मतलब बना? पहला चौथा इज इक्वल्स टू दूसरा तीसरा। अब आप मेरे साथ चेक करो, आपको प्रूव क्या करना है? आपको ये प्रूव करना है ए बी ई एफ बिलोंग्स टू आर। तो आप कैसे उठाओगे? आपको ये प्रूव करना पड़ेगा ए एफ इज इक्वल्स टू बी ई। तो अब आप मेरे को एक बात बताओ, यहां से ए एफ इक्वल टू बी ई कैसे आएगा? 1 × 2 गिव्स ए डी सी एफ बी सी डी ई। जरा बच्चों चेक करना कौन कौन कट रहा है। डी से डी कट गया, सी से सी कट गया, तो बचा क्या? ए एफ इज इक्वल्स टू बी ई नहीं आ गया, मैच कर गया। दैट इम्प्लाइज ए बी ई एफ बिलोंग्स टू आर, हैंस आर इज ट्रांजिटिव। आ गया ना क्लियर? एंड देयरफॉर आर इज एन इक्वलेंस रिलेशन। अब बताओ, ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया? बस अगर ये क्लियर हो गया समझ लो 1.2 तैयार है आपकी। बस अगले 2 क्वेश्चन बढ़िया ध्यान से देख लेना और एंड तक इसको देखते रहना, क्योंकि एंड में बहुत बढ़िया चीज़ लिखने वाला हूँ, बहुत बड़ा और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लिखने वाला हूँ मैं, विच इज़ इंपॉर्टेंट एज पर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। अब इसके जैसा ही है क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, और 11 बेसिकली। पहले क्वेश्चन नंबर 11 में है, सेम चीज है, R इज रिलेशन ऑन n क्रॉस n, और वो कैसे डिफाइन है? ऐसे है, ए बी सी डी सच दैट a प्लस डी इज इक्वल्स टू b प्लस सी। अब आपको ऐसे दे दिया, पिछले पार्ट में क्या था? ए डी इक्वल टू बी सी, तो आप फिर वही स्टाइल फॉलो करोगे, पहला प्लस चौथा इज दूसरा प्लस तीसरा। तो आप अब मेरे साथ रिफ्लेक्सिव चलिए, सेम स्टाइल। हम क्या कहेंगे? आर विल बी, उठाओ मेरे साथ, आर विल बी रिफ्लेक्सिव इफ ए बी सी डी, ओ आई एम सॉरी, ए बी
बिलोंग्स टू आर, दैट मीन्स पहला प्लस चौथा, व्हाट इज चौथा, दैट इज फोर्थ, b इज इक्वल्स टू बी प्लस ए। तो यार एक बात बताओ, a प्लस बी क्या b प्लस ए के बराबर नहीं होता? तो आप बोलोगे ना विच इज ट्रू, तो हेंस रिफ्लेक्सिव हो गया। क्लियर? आ जाओ आगे, बस अब आपको आसान लग जाएगा, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉन्फिडेंस ले आओ अपने अंदर। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक में क्या लेके चलोगे? लेट, अब मैं सीधा से लिखूं, लेट ए बी सी डी बिलोंग्स टू आर। उल्टा हम दिखा देंगे, ए बी सी डी बिलोंग्स टू आर का मतलब पहला प्लस चौथा इज इक्वल्स टू दूसरा प्लस तीसरा। अब आप मेरे साथ नजर रफ में चेक करो, आपको चाहिए सी डी ए बी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब C प्लस बी इज इक्वल्स टू डी प्लस ए। जरा चेक करना यार, मैं इसे अगर ऐसा बनाना चाहूं जो ये नीचे लिखा है, तो मुझे सिर्फ एक काम करना पड़ेगा, मुझे इसको इधर लिखना है, दैट मीन्स C प्लस बी इज इक्वल्स टू, इसको इधर लिख दूं D प्लस ए। तो दैट implies सी डी ए बी बिलोंग्स टू R, hence R is सिमेट्रिक। बोलो बच्चों, कोई प्रॉब्लम आ गया ना समझ में? देखो दो लाइनों वाले केस हैं। अब अगला पॉइंट बताता हूं, ट्रांजिटिव, बिल्कुल सेम। ट्रांजिटिव में क्या है? ट्रांजिटिव में आप लेके चलिए लेट ए बी सी डी बिलोंग्स टू आर, दैट implies ए प्लस डी इज इक्वल्स टू बी प्लस सी। ये फर्स्ट पॉइंट। फिर उसी तरह से दो कंडीशन लेनी होती है ना, सिमिलरली सी डी ई एफ बिलोंग्स टू आर, दैट implies C प्लस एफ इज इक्वल्स टू डी प्लस ई। अब आप जरा एक बार चेक करो, आपको आंसर क्या चाहिए? ए बी ई एफ बिलोंग्स टू आर, मतलब उसके लिए आपको आंसर क्या चाहिए होगा? उसके लिए आपको आंसर चाहिए ए प्लस एफ इज इक्वल्स टू बी प्लस सी। ये आपको बच्चे आंसर चाहिए। तो अब आप एक काम करो, 1 और 2 को जरा ऐड करना। जैसे ही आप 1 और 2 को ऐड करोगे तो आपके पास क्या आएगा? ए प्लस टी सी प्लस एफ इज इक्वल्स टू बी प्लस सी डी प्लस ई। जरा कटिंग चेक करो मेरे साथ, सी और डी जैसे बीच वाले वो कट गए थे, क्या आ गया? ए प्लस एफ इज इक्वल्स टू बी प्लस ई ना, वही तो आपको यहाँ चाहिए था। मैच कर गया, ठीक है। सी मैं यहाँ पर जरा ठीक कर दूँ इसको, बी प्लस ई। तो हेंस व्हाट डज इट मीन? हेंस AB EF belongs to R, therefore R is transitive and hence R is equivalence। तो इस तरह से आपने इसको चेक करना है। बोलिए बच्चों, क्लियर हो गया सबको? सो दैट वाज द पॉइंट। अब आ जाओ बच्चे, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन along with the very important concept। अब कॉन्सेप्ट आ रहा है इक्विवेलेंस क्लास का। इक्विवेलेंस क्लास क्या होती है? बड़े ध्यान से सुनना। इक्विवेलेंस रिलेशन और इक्विवेलेंस क्लास में बहुत फर्क होता है। इक्विवेलेंस क्लास, पहली बात, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एन एलिमेंट ए is denoted as this, ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ये लिख दिया, and defined as set of those elements which are related to A।
दैट मीन्स दैट इज इक्विवेलेंस क्लास A is set of those elements X such that X is related to A means XA belongs to R. ठीक है, आपको ये शो करना होता है, इनफैक्ट ये निकालना होता है, वो इक्विवेलेंस क्लास होती है। मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं, क्वेश्चन नंबर 12 एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 11 ही है, बस उसमें एक नई चीज आ जाती है। नई चीज क्या है ये देखिए, 12th क्वेश्चन में आपको सेट दिया गया है 1 2 3 4, उसके बाद R एक रिलेशन दिया गया जो A क्रॉस A पर है, एंड R ऑन A क्रॉस A, दैट इज वही आ गया ना कार्टेशियन प्रोडक्ट पर। वो कैसे डिफाइन है? वो डिफाइन है इस तरह से, ठीक है, सच दैट A प्लस डी इज इक्वल्स टू B प्लस सी। तो बच्चों एक बात बताओ यार, आपने शो करना है फर्स्ट वी आर टू शो R is an equivalence relation। तो बच्चे एक बात बताओ, इक्विवेलेंस रिलेशन शो करने के लिए ये तो सेम एज 11th क्वेश्चन बन गया ना, बिल्कुल सेम। उस केस में आपने सेट का कोई रोल नहीं दिखाना, सेट का रोल कहां है वो मैं बताता हूं अभी। पहले तो आपको सेम एज 11 लिखना, बिल्कुल सारा डिट्टो वही क्वेश्चन लिख दो, सेम A क्रॉस A, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सेकेंड पार्ट में जहां इक्विवेलेंस क्लास निकालनी है वो आपने सीखनी है, बस ये रहा बच्चे। उसने बोला ऑल्सो फाइंड, स्टेटमेंट में ये लाइन है वो अब मैं आपको दिखा रहा हूं, ऑल्सो फाइंड इक्विवेलेंस क्लास 1 3, ये निकालना है आपने। तो बच्चों क्वेश्चन को करने का तरीका ये रहा, सॉल्यूशन। तो पहले तो आप सेम एज 11th की तरह से आपने कर देना है कि R इज इक्विवेलेंस, ठीक है, ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट वो अब सीख लो, 1 3 कैसे निकालना है आपने। 1 3 में क्या मतलब है इस बात का? मतलब ऐसे ऑर्डर्ड पेयर जो दैट इज विच आर ए बी रिलेटेड टू 1 3, मतलब ए बी 1 3 बिलोंग्स टू आर, ये है इसका मतलब, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है हम उठाएंगे कैसे, तो हम देखेंगे कि कितने एलिमेंट 1 3 से रिलेट हैं। नाउ ए बी 1 3 बिलोंग्स टू आर का मतलब है पहला प्लस चौथा इज इक्वल्स टू दूसरा प्लस तीसरा, मीन्स B इज इक्वल्स टू, आई एम सॉरी, दूसरा प्लस तीसरा, तीसरा है हमारे पास 1, तो आई डू राइट हियर 1। B इज इक्वल्स टू A प्लस 2, तो आप जरा ए बी ऑर्डर पेयर बनाइए। सो देयरफॉर व्हाट इज R, जरा अब अपने A को शुरू करिए, जिसमें A और B आपने कहां से लेने हैं, वो सेट A में से लेने हैं। और सेट A में बच्चों मैंने ऊपर क्या दिखाया, 1 2 3 4। तो अब आपको समझ में आया सेट A की जो इंपॉर्टेंस है ना 1 2 3 4, वो अब शुरू होनी है। तो जरा पुत्र जी एक काम करिए, पहले आप A को 1 लें, AB का मतलब पहले A लिखा, वो यहां से उठाओ, तो B कितना आया 3 सेट में है, बिल्कुल है। फिर 2 उठाओ तो B कितना आया 4, फिर 3 उठाओ B कितना आया 5, है ही नहीं, तो इसका मतलब इसको यहीं पर रोक दिया जाएगा। 4 उठाओ A को 6, वो है ही नहीं, तो इसका मतलब इसको यहीं पर रोक के हम यहां पर ये निकाल देंगे। और ये R की बजाय मैं इसको क्या लिखूंगा, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ, किसकी इक्विवेलेंस क्लास लिख रहे थे हम, 1 3 की। ठीक है बच्चों, क्लियर? तो इट इज व्हाट यूर इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 3। तो ये होता है इक्विवेलेंस क्लास का मतलब। जब भी इक्विवेलेंस क्लास निकालनी है आपने, तो आपको क्या करना है, आपको उससे रिलेटेड ऑर्डर पेयर निकालने हैं, ठीक है, जो उससे रिलेट हो। आई रिपीट, ऐसे ऑर्डर पेयर जो उससे रिलेट हो। कोई कंफ्यूजन? एक बार आप अच्छे से इसको देख लो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लुक एट दैट केस, ऐसे ऑर्डर पेयर जो 1 3 से रिलेट हैं उसे हम कहते हैं इक्विवेलेंस क्लास, ठीक है। क्या कहते हैं उसे हम, इक्विवेलेंस क्लास। कोई कंफ्यूजन?
क्लियर है? चलिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, आप मेरे साथ वो एग्जांपल भी देख सकते हैं। एक क्वेश्चन सिंपल इक्विवेलेंस क्लास के ऊपर एग्जांपल देता हूं, ये लीजिए बच्चों, ताकि आपको इक्विवेलेंस क्लास का मतलब समझ लीजिए। मान लीजिए आपके पास एक सेट है, ये लो, एग्जाम्पल ऑन इक्विवेलेंस क्लास। मान लीजिए आपके पास एक सेट है, उसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3 अप टू 9, ठीक है, एंड आर इज रिलेशन ऑन ए क्रॉस ए, जैसे अभी हमने ऊपर लिया, ठीक है, सच दैट आर में वो एलिमेंट्स हैं वेयर ए प्लस डी इज इक्वल्स टू बी प्लस सी, ठीक है, वही रिलेशन आ गया ना। और वो कहता है फाइंड आउट इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 5। देखो फाइंड दिस नोटेशन लिख दिया जाता है, इस नोटेशन का मतलब है इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 and 5 ऑर्डर पेयर, ठीक है ना। तो इक्विवेलेंस क्लास इंग्लिश में बोल दो या फिर इस तरह से लिख दो, वन एंड द सेम थिंग। तो अब बच्चों मैं आपको डायरेक्ट इक्विवेलेंस क्लास लिखा रहा हूं, आपको समझ आ जाएगा। इक्विवेलेंस क्लास का मतलब ऐसे ऑर्डर्ड पेयर सच दैट ए बी एंड 2 5 बिलोंग्स टू आर। तो आप बस अब इस ए बी पर चले जाइए। नाउ ये देखो, मैं सिर्फ ए बी की वैल्यू निकालूंगा। नाउ ए बी 2 5 बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या है? इसका मतलब है पहला प्लस चौथा इज इक्वल्स टू दूसरा प्लस तीसरा। आप मेरे साथ उसी पिछले क्वेश्चन की तरह चलिए, क्वेश्चन वही है, आपको टेंशन नहीं लेनी। दैट इंप्लाइज बी इज इक्वल्स टू ए प्लस 3। सो देयरफॉर व्हाट इज योर इक्विवेलेंस क्लास? बस पुत्र जी, सब बच्चे फिर देखो, आपने एलिमेंट 9 तक ही लेने हैं, तो उठाना शुरू करना जरा। आपको तो ए बी बनाना है ना, मैंने बताया था इक्विवेलेंस क्लास ये है, तो शुरू करो। ए की वैल्यू ए उठाओ यहां से, पहला 1 रखोगे तो चलो रखो जरा 1, ठीक है, चलिए जी उठाइए। पहला रखा 1, तो बी कितना आया? बी आया 4। 4 है ना यहाँ पे, 1 2 3 4 5 में बेटा 4 तो आएगा ही ना। सिमिलरली ए को 2 रखा, बी कितना आया? 5। ए को 3 रखा, बी कितना आया? 6। ए को 4 रखा, बी आया 7। ए को 5 रखा, बी आया 8। ए को 6 रखा, बी आया 9। बोलो बच्चों, ये क्या क्लियर हो गया? विच इज द इक्विवेलेंस क्लास। तो आप लिखोगे विच इज द रिक्वायर्ड इक्विवेलेंस क्लास। खत्म। ये लो जी, अब मैं इसको हटा दूं, दैट्स ऑल। अब मुझे बताओ आपका ये क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं? मैंने इसका फर्स्ट पार्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि फर्स्ट पार्ट तो आप देख रहे हो ना, सेम यही था, सेम एज 11th, वही चीज है, उसमें ए का रोल नहीं। मैं फिर बोलता हूं, सीधा यही उठा के, ये 11th देख रहे हो, इसको ही उठा के लिख देना एज इट इज, नो चेंज, नो चेंज, कोई चेंज नहीं है, क्योंकि जो सेट में आ रहे हैं 1 2 3 4 वो भी तो नेचुरली है ना, तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, एज इट इज लिख दो। बट ए बी बिलोंग्स टू ए, बस अब एन नहीं लगाना, बाकी सारा ये आपको मैंने बता दिया। तो अब बताओ 1.2 कवर हो गई, अच्छे से तैयार सबकी? पक्का? इसको अच्छे से कवर करिए, ठीक है। इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में। टिल देन हाँ, इसको सब्सक्राइब करते रहिए और आगे बच्चों को फॉरवर्ड करिए ताकि बच्चों का अच्छे से अच्छे फायदा हो और बोर्ड में अच्छे नंबर आए। इसके बाद मैं आपको इससे रिलेटेड बहुत अच्छी वीडियो भेजूंगा जहां पर रिलेशन के बारे में और भी नए नए क्वेश्चंस होंगे। हर चैप्टर के बाद एक ऑब्जेक्टिव्स की और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की भी वीडियो आपको फॉरवर्ड की जानी है। इसे देखते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। टिल देन टेक केयर। ओके बच्चों।